हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के डेट आ चुके हैं और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। 6 जून, अभी आज 21 तारीख हो गया। 6 तारीख से अगले महीने आप लोगों का एग्ज़ाम है। मैं अरविंद गोस्वामी आईडीडी का स्पेशल शिक्षक हूँ। मैं आप लोगों को आज आईडीडी के बारे में, आईडीडी क्या है, परिभाषा, कारण, निवारक उपाय, प्रकार, शैक्षिक निहितार्थ। तो आज हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप से बौद्धिक दिव्यांगता की चर्चा करने वाले हैं। बौद्धिक दिव्यांगता क्या है? अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में, जैसा कि हमको पता है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये सब विकसित देश हैं, जर्मनी, तो विश्व के सारे देशों में दिव्यांगता हो या अन्य विशेष कार्यक्रम या जो WHO संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, शोध किए जाते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो सबसे पहले मानसिक मंदता की परिभाषा अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन 1983 द्वारा दी गई। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन 1983, AAMR जिसको कहा जाता है, उसकी परिभाषा दी गई, जो 2004 तक उसको व्यापक रूप में माना गया। इंग्लैंड में 1921 में, ब्रिटेन में 1921 में एक अधिनियम आया जिसका नाम था मानसिक कमी अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था कि मानसिक दोष को 18 वर्ष की आयु से पहले मस्तिष्क के पूर्ण रूप से विकसित या बाधित होने की स्थिति के रूप में माना, चाहे वह अंतर्निहित कारण से उत्पन्न हो या बीमारी या चोट से प्रेरित हो। इस अधिनियम में क्या प्रावधान था कि मानसिक दोष 18 वर्ष से पहले किसी बच्चे में उसका मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है या बाधित होता है, चाहे उसके कारण कोई भी हो, जन्मजात कारण हो या अन्य बीमारियों से उत्पन्न कारण हो या चोट से प्रेरित हो, जो भी कारण हो, उसमें 18 साल की उम्र से पहले घटित हुआ हो, तो उसको मानसिक कमी या मानसिक मंदता के रूप में व्याख्या किया जाएगा। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी AAMD 1956 के अनुसार, इसके अनुसार क्या है, मानसिक मंदता का तात्पर्य औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्य प्रणाली से है, जो विकासात्मक अवधि के दौरान उत्पन्न होती है और अनुकूली व्यवहार में हानि से जुड़ी होती है। मानसिक मंदता का क्या तात्पर्य है कि औसत से कम सामान्य उसकी IQ क्षमता है, जो विकासात्मक अवधि के दौरान उत्पन्न होती है। ऐसे विकासात्मक अवधि 18 साल माना जाता है, तो इसमें उम्र का तो जिक्र नहीं है, लेकिन विकासात्मक अवधि माना गया है।
और अनुकूली व्यवहार में जो हमारे सामान्य व्यवहार है, दैनिक कार्यकलाप है, उसमें कमी आती है तो उसको मानसिक मंद कहा जाता है। यह परिभाषा उप औसत बुद्धिमत्ता को संदर्भित करती है, जिसे माध्य से 1 SD नीचे लगभग 85 और 100-15 = 85 के रूप में समझाया गया है। इस विकासात्मक अवधि को जन्म से 16 वर्ष तक बताया गया है। सामान्यतः 18 वर्ष तक वयस्क माना जाता है कि 18 वर्ष उम्र तक बच्चा वयस्क हो जाता है, लेकिन इसमें इस एसोसिएशन द्वारा जो मानसिक मंदता का परिभाषा दिया गया उसमें विकासात्मक अवधि को 16 वर्ष बताया गया है। कानूनी उद्देश्यों के लिए इस परिभाषा का उपयोग करते हुए यह देखा गया कि कई व्यक्ति जो सामान्य IQ 70 से 85 के करीब थे, उन्हें समर्थन मिल रहा था। घटना के हिसाब से भी इनकी संख्या अधिक होती है और जैसे जैसे गंभीरता बढ़ती है, प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कम होती जाती है। चूंकि यह उद्देश्यों और सही आबादी की पूर्ति नहीं कर रहा था, इसलिए यह परिभाषा को 1973 में संशोधित कर दिया गया। इसको व्यापक रूप से नहीं माना गया। AAMR 1992 में फिर से एक परिभाषा दिया। इसमें क्या कहा गया? मानसिक मंदता वर्तमान कार्य प्रणाली में पर्याप्त सीमा को संदर्भित करती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें बौद्धिक कार्य प्रणाली औसत से काफी कम होती है, जो एक साथ मौजूद होती है और 2 या 2 से अधिक लागू अनुकूली क्षेत्रों में संबंधित सीमाओं के साथ होती है। संचार, स्व देखभाल, घर में रहना, सामाजिक कौशल, सामुदायिक उपयोग, आत्मनिर्देशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, कार्यात्मक शिक्षा, अवकाश और काम। मानसिक मंदता 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट होती है। यहाँ पर उनकी कार्य प्रणाली से जोड़ा गया है। बौद्धिक कार्य प्रणाली औसत से काफी कम होती है, जो एक साथ मौजूद होती है और 2 या 2 से अधिक अनुकूलित क्षेत्रों से में संबंधित सीमाओं के साथ होती है, जैसे संचार, स्व देखभाल, घरों में रहना, उनका सामाजिक कौशल, सामुदायिक उपयोग, आत्मनिर्देशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा। इन सब में कमी होती है। सामान्य रूप से वो इस कार्य को नहीं कर सकते हैं और यह जो उल्लेखित कार्य हैं वो 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट हो जाते हैं, तो वह मानसिक मंदता कही जाती है। इसमें अलग अलग भागों में बांटा गया। सीमित कार्य प्रणाली, इस परिभाषा का पहला भाग मानसिक मंदता को उन लोगों के लिए चिंता की एक श्रेणी के रूप में स्थापित करता है जिनकी कार्य प्रणाली का वर्तमान स्तर सीमित है। मानसिक मंदता वैचारिक, व्यवहारिक और सामाजिक बुद्धि में पर्याप्त सीमाओं के परिणाम स्वरूप कुछ दैनिक जीवन कौशल सीखने और निष्पादित करने में कठिनाई है। इसका पहला भाग क्या है? वैचारिक, व्यवहारिक और सामाजिक बुद्धि में वो औसत से कम रहते हैं। उनको ये सब कार्य जो है दैनिक कौशल निष्पादित करने में कठिनाई होती है। बौद्धिक कार्य प्रणाली क्या है? इसका दूसरा भाग उल्लेखनीय रूप से उप औसत बौद्धिक कार्य प्रणाली आमतौर पर एक या अधिक व्यक्तिगत रूप से प्रशासित सामान्य बुद्धि परीक्षणों पर
70 से 75 या उससे कम के स्कोर के रूप में अनुवादित होता है। मानसिक मंदता के निदान की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पेशेवरों की टीमों द्वारा परीक्षण, स्कोर और अन्य जानकारी की समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है। बौद्धिक कार्यप्रणाली में क्या है कि उनका IQ लेवल 70 से 75 माना गया है, तो उस व्यक्ति को मानसिक रूप से मंद माना जाता है। तीसरा है अनुकूलन क्षमता उनकी क्या है। व्यक्ति को प्रमुख क्षेत्रों में हल्के अनुकूली कौशल का भी प्रदर्शन करना चाहिए। यह परिभाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले अनुकूली कौशल सीमाएं बौद्धिक सीमाओं के साथ साथ होनी चाहिए। केवल बौद्धिक कार्य प्रणाली ही मानसिक मंदता के निदान के लिए अपर्याप्त आधार है। और दूसरा क्या है, मानसिक मंदता के निदान में गलती करने की संभावनाओं को कम करने के लिए अनुकूली कौशल के एक से अधिक क्षेत्रों को सीमित किया जाना चाहिए। जो मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे भौगोलिक हो या भौतिक हो, उन परिस्थितियों में अपने अनुकूलन कौशल का प्रदर्शन करता है। तो सामान्य व्यक्ति का सामान्य अनुकूलन क्षमता होता है, लेकिन जो मानसिक रूप से मंद हैं उनकी अपनी एक सीमाएं होती हैं। वो उन सीमा के भीतर ही अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। उनमें गलतियां ज्यादा होती हैं। तो मानसिक मंदता के निदान में गलती कम करने की संभावना को कम करने के लिए अनुकूली कौशल के एक से अधिक क्षेत्रों को सीमित किया जाना चाहिए। AAMR 2002 में क्या परिभाषा दिया। मानसिक विकलांगता एक ऐसी दिव्यांगता है जो बौद्धिक कार्य प्रणाली और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाओं द्वारा चिन्हित होती है। मानसिक दिव्यांगता क्या है, बौद्धिक कार्य प्रणाली और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाओं द्वारा चिन्हित होती है, जैसा कि वैचारिक, सामाजिक और व्यवहारिक अनुकूली कौशल में व्यक्त किया जाता है। यह दिव्यांगता 18 वर्ष की आयु से पहले उत्पन्न होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर मामलों में इसका उम्र रखा गया है कि 18 साल से पहले उत्पन्न होने वाली यह बीमारी है। सामान्य तौर पर 18 साल से अधिक उम्र होने के बाद मानसिक मंदता नहीं होती है। उस समय उसको मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस कहा जाता है, लेकिन उसको मानसिक मंदता नहीं कह सकते हैं। मानसिक बीमारी और मानसिक मंदता दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, जैसे कि पहले के वीडियो में आपको बताया जा चुका है। जरूरत होगा आगे फिर से बताया जा सकता है। बौद्धिक विकलांगता के प्रकार क्या है। IQ का वर्गीकरण वेसलर स्केल कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक थे वेसलर, तो वो क्या परिभाषा दिए हैं, मानसिक दिव्यांगता क्या है। मनुष्य के IQ क्षमता, सभी व्यक्तियों में अलग अलग IQ क्षमता होती है, तो उसी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसको वेसलर स्केल कहा जाता है। इसमें वे रखे हैं 130 से अधिक जिसका IQ होता है। IQ लेवल जिस बच्चे का, जिस व्यक्ति का 130 से अधिक होता है उसको जीनियस की श्रेणी में रखा जाता है। 130 से प्लस स्कोर करने वाले पूरी दुनिया में बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन
को माना गया था कि उनका IQ 130 से ज्यादा है। बहुत प्रतिभाशाली, सुपीरियर, उनको सुपीरियर की श्रेणी में वेसलर साहब ने रखे। उसके बाद आया 120 से 129, 120 से 129, इसको सुपीरियर की श्रेणी में रखे। 110 से 119, इसको उच्च औसत के श्रेणी में रखे। 90 से 119 को एवरेज यानी औसत के रूप में वर्गीकृत किए। 80 से 89, 80 से 89, इसको निम्न औसत, लो एवरेज। और 70 से 79, 79, 70 to 79, इसको एक सीमा रेखा में रखे कि इससे लेवल जब कम होगा तो एवरेज उसका मानसिक मंदता की ओर ले जाएगा। इसको सीमा रेखा बनाए, एक लेवल बनाए 70 से 79, और 69 से जो नीचे IQ लेवल के लोग हैं उनको मानसिक रूप से दुर्बल माना गया, मानसिक मंद माना गया। AMR वर्गीकरण प्रणाली, ये हेबर द्वारा 1961 में किया गया। इसमें ये क्या रखे कि सीमा रेखा बनाए 68 से 84, यहां पर सीमा रखिए 70 से 79, लगभग समान ही है। हेबर भी एक मनोविज्ञानी थे, ये 68 से 84 को बनाए सीमा रेखा। 52 से 67 जो है उसको हल्का यानी माइल्ड की श्रेणी में रखे। 36 से 51 इसको मॉडरेट की श्रेणी में रखे यानी मध्यम। 20 से 35, 20 से 35, इसको गंभीर, सीवियर की श्रेणी में रखे। और लेस देन 20, 20 से कम को गहन, इनको विशेष आवश्यकता है, गहन, वो अपने कार्य स्वयं को नहीं कर सकते हैं, उनको गहन की श्रेणी में रखें। तो ये हेबर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। तो ये दो वैज्ञानिक, वेसलर और हेबर, दोनों मानसिक मंदता का, मानसिक दिव्यांगता का अलग अलग व्याख्या अपने स्तर से किए। बौद्धिक दिव्यांगता की प्रोफाइल क्या है? माइल्ड, जिसको कहा जाता है प्री स्कूल अवधि में मामूली देरी। माइल्ड बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है, उनको कैसे शिक्षा दिया जा सकता है, कैसे उनको ट्रेन किया जा सकता है, कार्य कुशलता कैसे सिखाई जा सकती है। तो माइल्ड जो होते हैं वो सीमा रेखा से ठीक नीचे होते हैं, उसके करीब में होते हैं। तो उनके साथ क्या समस्याएं होती हैं? प्री स्कूल अवधि में थोड़ी सी देरी से वो पहुंचते हैं। मूल्यांकन प्रायः स्कूल में प्रवेश के बाद ही किया जाता है। प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त 2 से 3 शब्द के वाक्य वो प्रयोग कर पाते हैं। समय के साथ अभिव्यंजक भाषा में सुधार, पढ़ना या गणितीय कौशल, उनकी धीरे धीरे शुरुआत होती है। सामाजिक हित आमतौर पर उम्र के अनुरूप होते हैं। सामाजिक कौशल उनका लगभग सामान्य होता है। मानसिक आयु सीमा जो है 8 से 11 वर्ष की आयु है।
लगातार कम शैक्षणिक कौशल प्राप्ति व्यवसायिक संभावनाओं को सीमित कर सकती है। वो कम अगर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करेंगे तो व्यवसायिक संभावना जो है उनमें कमी आ सकती है। माइल्ड के बाद मॉडरेट आता है, मध्यम। इसका प्रोफाइल क्या है? मील के पत्थर में अधिक स्पष्ट और लगातार देरी। स्कूल में प्रवेश एकल शब्दों और इशारों से संवाद कर सकता है। कार्यात्मक भाषा लक्ष्य है। स्कूल प्रवेश, स्व देखभाल कौशल 2 से 3 वर्ष की सीमा, 14 वर्ष की आयु तक बुनियादी स्व देखभाल कौशल, सरल बातचीत और सहकारी सामाजिक संपर्क। मानसिक आयु 6 से 8 वर्ष की आयु। व्यवसायिक अवसर प्रत्यक्षण, पर्यवेक्षण और सहायता के साथ अकुशल कार्य तक वो सीमित रहते हैं। ये मॉडरेट का आईडी प्रोफाइल है। जो माइल्ड से इनका कम होता है। ये स्कूल में प्रवेश करते हैं तो इनके पास एकल शब्द होता है, ज्यादा शब्द नहीं होता है। इशारों से भी बातचीत कर सकते हैं। बोलने में धीमे होते हैं। दैनिक कार्य इनको सिखाए जा सकते हैं, कर सकते हैं। अब आएगा गंभीर, सीवियर। शैशव अवस्था से 2 वर्ष तक इनकी पहचान करना जरूरी होता है। 2 वर्ष तक होते होते हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अक्सर जैविक विसंगतियों के साथ घटित होता है। मोटर विकारों और मिर्गी का खतरा बढ़ सकता है। गंभीर आईडी वाले में मोटर विकार, इनमें सेरेब्रल पल्सी होने की भी संभावना होती है, क्योंकि मस्तिष्क पक्षाघात जो होता है तो सीवियर यानी गंभीर मानसिक मंद जो दिव्यांग होते हैं उनमें उसका संभावना रहता है सेरेब्रल पल्सी होने का। और सेरेब्रल पल्सी के साथ साथ ज्यादा संबद्धता है मिर्गी का दौरा। जिन बच्चों में सेरेब्रल पल्सी होती है उनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, ज्यादा चांसेस रहते हैं। दोनों एक दूसरे से संबंध है। जब मानसिक पक्षाघात होता है बेहोश हो जाते हैं। बारह वर्ष की आयु तक 2-3 शब्दों के वाक्यांशों का उपयोग कर सकते हैं। मानसिक आयु उनकी बहुत उनका लेवल कम होता है। वयस्कों को आमतौर पर स्वयं की देखभाल संबंधी गतिविधियों के लिए भी सहायता की आवश्यकता होती है। सभी व्यवसायिक कार्यों के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। और गहन आईडी प्रोफाइल है, प्रोफाउंड। इसकी शैशव अवस्था में पहचान करनी होती है। चिन्हित देरी और जैविक विसंगतियां। प्री स्कूल आयु सीमा 1 वर्ष के बच्चे के रूप में कार्य कर सकते हैं। जब इनको स्कूल में जाने का टाइम होगा तो इनका व्यवहार 1 वर्ष के होता है। प्रारंभिक मृत्यु दर इनमें उच्च होती है। 10 साल की उम्र तक कुछ लोग सहायता से चल पाते हैं और कुछ लोग नहीं भी चल पाते हैं। हाव भाव संचार, कुछ परिचित लोग को पहचान सकते हैं। मानसिक आयु जन्म से लेकर 4 वर्ष की आयु तक होती है। कार्यात्मक कौशल अधिग्रहण की संभावना नहीं है। तो ये गहन आईडी यानी सीवियर जो बच्चे होते हैं उनकी इतनी क्षमता होती है। इनमें मृत्यु दर भी ज्यादा हो जाती है। वे अपने स्वयं से दैनिक कार्य नहीं कर सकते हैं। चलने फिरने में भी उनको परेशानी होती है। 10 साल की उम्र तक कुछ लोग सहायता से चल पाते हैं, लेकिन 90% जो होते हैं वो नहीं चल पाते हैं। उनको विशेष
सहायता देनी होती है। तो ये प्रोफाउंड बच्चों में इनकी मानसिक आयु जो है वो बहुत कम होती है और सिर्फ परिचित लोगों को पहचान सकते हैं। तो ये रहा बौद्धिक दिव्यांगता का परिचय और इसके प्रकार। इसको 4 भागों में बांटा गया है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। इस दिव्यांगता को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है हमारे जो मनोविज्ञानी हैं उनके द्वारा। तो ये रहा बौद्धिक दिव्यांगता का परिचय। आज के वीडियो में बस इतना। जो बौद्धिक दिव्यांगता है उसके बारे में आप लोगों से चर्चा किया गया। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि आप लोगों का सलाह बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। ठीक है, अभी भेज देते हैं। 26 मिनट किया है अलग, दूसरा फॉर्मेट भेजिए दोबारा।